11 राज्यों को आज मिलेंगी 9 नई वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रा को आधुनिक, त्वरित और अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में अहम कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार। आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। नई दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र को करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ लिविंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और उत्तर दक्षिण विभाजन के कारण भारत की G20 की अध्यक्षता रही चुनौतीपूर्ण। इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 2 रजत पदक के साथ की शुरुआत। निशानेबाजी में महिला टीम ने सिल्वर पर साधा निशाना। वहीं रोइंग में पुरुषों के लाइटवेट डबल स्कल्स में भारतीय टीम ने हासिल किया दूसरा रजत पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में रेलवे के आधारभूत ढांचे के निर्माण के साथ तेजी से इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है और तेज गति की सुविधाजनक ट्रेनें चलाने का मानव अभियान चल पड़ा है। इस कड़ी में आज 11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई वंदे भारत ट्रेनें देश में कनेक्टिविटी में सुधार करने और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। रविवार को 11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे उनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत, तिरुनेलवेली मदुरै चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत, पटना हावड़ा वंदे भारत, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत शामिल हैं। इन ट्रेनों के परिचालन से राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये नई वंदे भारत ट्रेन देश में कनेक्टिविटी में सुधार करने और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश में 9 और नई वंदे भारत सर्विसेज चालू करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे, जिससे कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में, गुजरात में, बिहार में, रांची में, झारखंड में और बंगाल में और उड़ीसा में बहुत ही एक अच्छी नई सुविधा लोगों को मिलेगी। वंदे भारत ट्रेन अपने संचालन के मार्गों पर सबसे तेज गति वाली ट्रेन होंगी और इससे यात्रियों का काफी समय बच सकेगा। राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे जल्दी सफर तय करेंगी। हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस 2.5 घंटे से अधिक समय की बचत करेगी। वहीं तिरुनेलवेली मदुरै चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस से 2 घंटे से अधिक समय की बचत होगी। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे के समय की बचत करेंगी और उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग आधे घंटे जल्दी सफर तय करेंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से देश में रेलवे सेवा के एक नए मानक की शुरुआत होगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं और कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित ये ट्रेनें आम लोगों, पेशेवरों, व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को यात्रा के आधुनिक, त्वरित और आरामदायक साधन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण
कदम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उदयपुर से राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब 11 और राज्य जिन्हें 9 नई वंदे भारत ट्रेन मिल रही है, किस तरीके से कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा? देखिए मुकुल, ये जो 9 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन आज शुरू हो रहा है, मैं उदयपुर में हूँ और उदयपुर में जब 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाएंगे तो यह ट्रेन जो है उदयपुर से निकल पड़ेगी जयपुर के लिए और रास्ते में चित्तौड़ भी आएगा, अजमेर भी आएगा, जो कई धार्मिक जो मायने हैं इसके, उसको भी धार्मिक मायने वाले जो स्थल हैं वहाँ पर जो आस्था रखने वाले लोग हैं तमाम धर्मों में, उनके लिए भी ये ट्रेन कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि रामबाण साबित होगी। और इसके अलावा जो लोग कई घंटों का सफ़र तय कर जयपुर पहुंचते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत की खबर होगी। तो एक हाई क्लास ट्रेन, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते थे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में लगातार जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री का ये विजन था कि जब देश आज़ादी का अमृतकाल मनाएगा उस वक्त लोगों को हाई स्पीड ट्रेन का सपना जो है वो पूरा किया जाएगा, लोगों को हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा मिलेगा। और तमाम तरह की जो आशंकाएं जो जताई जा रही थी कि एग्जिस्टिंग पटरियों पर कैसे वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा, उन तमाम आशंकाओं को धता बताते हुए निर्मूल हम कह सकते हैं कि उसको जो है गलत साबित करते हुए वंदे भारत ट्रेन जो है वो निकल पड़ी है। और आपने देखा कि गोरखपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं गोरखपुर से लखनऊ के लिए, पटना से रांची के लिए जब ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था तो कहीं ना कहीं 50 ट्रेनों का परिचालन, यानी 25 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन तब तक शुरू हो पाया था। और आज जब 9 ट्रेनों का परिचालन और वो शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो 75 ट्रेनें चलाने का जो सपना रेल मंत्रालय का है, उसमें एक कदम जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जयपुर हम जानते हैं कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, उदयपुर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो निश्चित तौर पर जो राजस्थान की यात्रा करने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए तो यह कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र होगा ही। जो रोज सफर करने वाले लोग हैं उदयपुर से जयपुर के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत का पैगाम होगा कि उन्हें कुछ एक घंटों की दूरी जो है वो सिमटती हुई नजर आएगी, वो आराम से जयपुर तक का सफर कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी जो सफ़र है देखिए सुविधाओं के साथ साथ आरामदायक होने जा रहा है और जो विज़न था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सार्थक होता नज़र आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ हम बता रहे थे किस तरीके से जो 9 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो अब आज नए रूट पर उतरेंगी। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। नई दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज कई सत्र आयोजित होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया था। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना है। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी प्रचलन, सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय कानून आदि विषयों पर चर्चा जारी है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
चाची, कल्याण भव, सुखी भव। और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनावी वादे पूरे ना करने को लेकर सवालों के घेरे में है। एक अधिवक्ता ने दुर्ग न्यायालय में इसको लेकर मुकदमा दायर कर दिया है। इसमें घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी सहित कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है। वादी का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। याचिका में अपील की गई है कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ छल, धोखाधड़ी और षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज का निर्देश दिया जाए। इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत विकास की चुनौतियों से निपटने में भागीदार, योगदानकर्ता और सहयोगी बनेगा। न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए विकास की संभावनाओं पर विचार करने की नींव रखी है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत की G20 की अध्यक्षता को बहुत तीव्र पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन के कारण चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज भू राजनीतिक गणनाएं और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं कई देशों की मूलभूत आवश्यकताओं को प्रभावित कर रही हैं, जिनमें भोजन, उर्वरक और ऊर्जा तक उनकी किफायती पहुंच भी शामिल है। Both before the G20 presidency and certainly after it, we will remain very much a partner, a contributor, a collaborator, in our own way, perhaps an inspiration to others on how to address developmental challenges. Our experiences and our achievements we place before you in a spirit really of sharing. We know that there may be aspects of it which you may find useful. We are today active in almost 80 countries around the world. And what I can say is that when it has come to South-South cooperation, we have endeavored to walk the talk. संयुक्त राष्ट्र भारत और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच न्यूयॉर्क में लेटर ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस पहल का लक्ष्य भारत और दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। लेटर ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान ग्लोबल साउथ के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कई देशों के नेताओं से मुलाकातें की। विदेश मंत्री ने साइप्रस के अपने समकक्ष कॉन्स्टेंटिनो कोम्बोस से वार्ता की। भारतीय विदेश मंत्री ने साइप्रस को भारत का मूल्यवान भागीदार बताया।
विदेश मंत्री ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री होन मैनिट से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस दौरान भारत कंबोडिया विकास साझेदारी में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में बढ़ते रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने गिनी बिसाऊ के अपने समकक्ष कार्लोस परेरा से मुलाकात की। इस दौरान विकास साझेदारी का विस्तार करने और व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने युगांडा के विदेश मंत्री जनरल ओडोंगो जीजे से भी मुलाकात की और NAM और G77 की अध्यक्षता के लिए युगांडा को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की उल्लेखनीय सफलता के लिए भारत को बधाई दी। टांडी दोरजी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को गतिशील और बहुआयामी बताया। India has always been a very strong partner for Bhutan, and we continue to wish India the best, and we hope that India will continue to be the voice of the global south. Absolutely stunning. As I mentioned, India's presidency of the G20 was very, very exemplary in that it represented all of the global south, and for the entire year, India has always included the participation of all the countries from the global south, and we are very, very proud to be a partner of India. 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी कैश ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे को सराहा। न्यूयॉर्क में भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। It's so amazing to see where India is right now, because in the past we've always felt that that India was always on the sidelines when it came to intergovernmental decisions, and right now India is not only participating but India is taking strong leadership, especially right now looking at all these amazing excellencies, speaking about India's role in South-South cooperation, that India is looked upon as a leader of the global South, and it made me so proud to see all of these amazing leaders speaking so highly about our country, India. And under the leadership of Prime Minister Modi, we're really going from strength to strength. We are taking all of these countries along with us and moving forward, because as they say about Vasudhaiva Kutumbakam, at the end of the day, it's one planet, it's one family, and it's one common future for all of us, and we are taking that very, very seriously. पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन में एक ईंधन डिपो में हुए धमाके में 34 लोगों की मौत हो गई। घटना नाइजीरिया की सीमा के पास हुई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार एक अवैध ईंधन डिपो में आग लगने के बाद विस्फोट हुआ। मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 20 लोग घायल बताए गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
चीन हांगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना खाता खोल लिया है। भारत की महिला निशानेबाजों ने भारत को पहला पदक दिलाया। भारत की मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की तिगड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स टीम इवेंट में रजत पदक जीत पर निशाना साधा। वहीं भारत के लिए दूसरा रजत पदक अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग में जीता। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भिड़ेंगी। मोहाली में पहला वनडे जीतने वाली टीम इंडिया जहां इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजरें सीरीज में बने रहने पर रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर मूक बधिर बच्चों के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में कथा वाचन यानी स्टोरी टेलिंग सत्र रखा गया। बच्चों को संग्रहालय की सैर भी कराई गई। देखिए हमारी संवाददाता रजनी सेन की ये रिपोर्ट। समावेशी विकास का जो सपना अक्सर हम देखते हैं, उस सपने में विशेष रूप से सक्षम बच्चे कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। पर दिल्ली का आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय मूक बधिर और विशेष रूप से सक्षम बच्चों को देश की कला और संस्कृति से जोड़ने के लिए अनूठा प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर दिल्ली के इन विशेष रूप से सक्षम बच्चों को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की सैर करवाई गई। ये बच्चे सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन इन्हें इतिहास और संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए आधुनिक राष्ट्रीय कला केंद्र का ये प्रयास बेहद सराहनीय रहा। बुद्ध की कहानी हो, ऐतिहासिक चरित्रों की व्याख्या, भारत की सुंदर मूर्ति कला का विज्ञान या फिर भारतीय सभ्यता से जुड़ी कहानियाँ, बच्चों ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के माध्यम से ये सभी तथ्य बखूबी जाने। बच्चों ने अनुवादकों के माध्यम से अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति की सैर की। इस अवसर पर प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल की कला यात्रा पर एक कथा वाचन यानी स्टोरी टेलिंग सेशन का भी आयोजन हुआ। अमृता शेरगिल के चित्रों से जुड़ी कहानी सुनकर बच्चे रोमांच से भर गए। मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई, मैंने देखा इतने सारे आर्ट लगे हैं, मुझे इनके बारे में जानने को एक्सेसिबिलिटी मिली और मैं बहुत खुश हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस भी है, साइन लैंग्वेज डे भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। हमारे इतिहास के बारे में बताया जा रहा था, इंटरप्रेटर्स भी अवेलेबल थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले हम आते थे तो सिर्फ पिक्चर ही देखते थे, बस थोड़े बहुत हाँ पुराने ज़माने का है, ऐसा है, बस वही देखते। पर आज बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे आके मुझे पूरी संतुष्टि मिली है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मिली है। लेकिन ऐसे टूर के माध्यम से जब आज यहाँ पे आया हूँ, एक्सेसिबिलिटी मिला है, तो मैं बहुत समझ पाया। थैंक यू सो मच आपका। लास्ट ईयर हम लोगों ने इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के ऊपर अपना साइन लैंग्वेज टूर को लॉन्च किया था, जो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोग हर सैटरडे जो हमारा टूर होता है उसमें आते हैं, ज्वाइन करते हैं। इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टोरी टेलिंग सेशन साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया है और ये उस सीरीज़ का पहला सेशन है और उम्मीद करते हूँ कि आने वाले टाइम में भी इस टाइप के काफ़ी सारे सेशंस होंगे जो लोगों को पसंद आएंगे। इन बच्चों की शारीरिक बाधा भले ही इनकी अभिव्यक्ति में कुछ मुश्किलें जरूर पैदा करें, पर इनके लिए अपने इतिहास से जुड़ना एक सुंदर अनुभव रहा। इस प्रयास में अहम भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की क्यूरेटर शशि बाला ने माना कि समावेशी विकास तभी संभव है जब विकास के हर पहलू से बच्चे जुड़े। पहली बार हुआ है कि हमें साइन लैंग्वेज में हर चीज मिला है, एक्सेसिबिलिटी मिला है। आई होप कि ऐसा ही आगे मिलता रहे। बच्चों की अभिव्यक्ति को यूं तो कोई बाधा नहीं रोक सकती, लेकिन कभी कभी शारीरिक चुनौती उनकी जिज्ञासाओं के आड़े जरूर आती है। लेकिन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का ये प्रयास अपने आप में इसलिए भी खास है कि ये न केवल विशेष रूप से सक्षम बच्चों को हमारी गौरवशाली विरासत से जोड़ रहा है, बल्कि उनके भीतर भी अपने देश और संस्कृति के लिए गर्व की भावना भर रहा है। मन समझे मन के भावों को, यही मन की अभिलाषा है। जिस भाषा का मौन भी सुंदर, वह मेरी प्रिय भाषा है। समावेशी विकास का सपना जो इस देश ने देखा है, जिसमें हर बच्चा देश के विकास में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होगा, उस सपने को भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ दिल्ली से डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटी से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। भारत सरकार की सहकार से समृद्धि संकल्पना को साकार करने के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी नेफेड की नई दिल्ली में 66वीं आम सभा की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए नेफेड के अध्यक्ष ने कहा कि नेफेड ने 31 मार्च 2023 की समाप्ति वर्ष तक 264.51 करोड़ का शुद्ध लाभांश अर्जित करने का रिकॉर्ड कायम किया है। आइए चलते चलते देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के किसानों को सहकार से समृद्धि के जरिए खुशहाल और संपन्न बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड का योगदान अतुलनीय रहा है। राजधानी नई दिल्ली में नेफेड की 66वीं आम सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोलते हुए नेफेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कहा कि 31 मार्च 2023 के समाप्ति वर्ष तक संस्था ने 264.51 करोड़ रुपयों का शुद्ध लाभांश अर्जित किया है। जल्द ही इसे 400 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। कि जितना 265 करोड़ रुपए पिछले साल पूरे साल में मार्च तक प्रॉफिट आया था, आज अभी तक 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपने अर्जित कर दिया है। इस मौके पर NCUI और इफ्को के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने कहा कि नेफेड ने भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम किया है। सरकार की जो इच्छा है उनको पूर्ति करने के लिए नेफेड हमेशा तैयार है। सरकार के निर्णय को सफल कैसे किया जाए, यही सोच रखते हैं। यही सोच के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत या सहकार से समृद्धि हो पाएगी। इस मौके पर नेफेड के प्रबंध निदेशक रितेश चौहान ने कहा कि सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के क्रम में नेफेड ने इन 5 महीनों में ही 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर 400 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने की ओर कदम बढ़ाया है। और हमारी कोशिश है कि ऑल टाइम हाई हम 400 के आसपास इस बार पहुंचे। आज AGM में भी इस बारे में चर्चा हुई है। उस पर काफ़ी स्कीम्स जो हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि नेफेड भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को पूरे देश में कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेफेड के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण शहरों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को मजबूती प्रदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित यानी नेफेड की 66वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का दिल्ली में आयोजन हुआ। बैठक में एक ओर जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर इस साल नेफेड ने 264 करोड़ का शुद्ध लाभांश अर्जित किया है, जिसको लेकर उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इसको 400 करोड़ का टारगेट लेकर सबको मिलजुल के काम करना है। निश्चित तौर पर सहकार से समृद्धि की संकल्पना को न केवल नेफेड पूरा कर रहा है, बल्कि देश के किसानों की आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उनको खुशहाल और संपन्न बनाने का काम भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी